नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं अपने दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का हमारा कार्यक्रम है क्या क्या याद करूं। और आज के इस कार्यक्रम में हमने यहां पर सादर आमंत्रित किया है भोपाल से प्रतिष्ठित लोकप्रिय फिल्म अभिनेता और रंगकर्मी श्री राजीव वर्मा को। इनके नाम से कौन परिचित नहीं है। आइए सबसे पहले हम इस कार्यक्रम में यहाँ पर जोड़ देते हैं भोपाल से श्री राजीव वर्मा को। नमस्कार राजीव जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार उपेंद्र जी। और नमस्कार सभी मित्रगण जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं। बस जी। अभी हमारे मित्र अब जुड़ने शुरू हो गए हैं और अच्छा। मैं बीच बीच में उनका नाम आपको बता दूंगा। अब हमारे मित्र हम्म, आने लगे हैं और हम्म, राजीव जी, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप हमारे आज के इस कार्यक्रम में जुड़ गए। और मैं देखिए कितने समय से ये प्रयास कर रहा था आप हमारे इस मंच पर आए, क्योंकि मैं जानता हूं आप बहुत व्यस्त रहते हैं। आपका कार्यक्रम बहुत टाइट रहता है, शेड्यूल बहुत ही व्यस्त रहता है, व्यस्त भरा रहता है। मैं आपको बता दूं, इस बीच में उषा कौल जी हमारे साथ जुड़ गई, संतोष जी। रैना जी जुड़ गई और बहुत सारे मित्र, रमेश चंद्र शुक्ल जी कानपुर से जुड़ गए, भारत दास जी जुड़ गए। तो मैं सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मित्रों को ये बताना चाहूंगा, वैसे आपका परिचय क्या दूं मैं। आप तो स्वयं में खुद एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, आपको सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके बारे में मित्रों को ये बताना चाहूंगा। श्री राजीव वर्मा जी जो आज हमारे साथ इस मंच पर भोपाल से जुड़े हैं, आप प्रतिष्ठित लोकप्रिय सिनेमा के अभिनेता हैं और साथ में आपकी एक एक और विशेषता है, आप प्रतिष्ठित वरिष्ठ रंगकर्मी भी हैं। अब रंगकर्मी मेरे लिए भी कमजोरी है, क्योंकि मैं भी रंगमंच के साथ बहुत जुड़ा रहा हूं, इसलिए उस पर हम खूब बातचीत करेंगे। अब देखिए, इस बीच में अनदा पाटनी जी यूएसए से, अमेरिका से जुड़ गई है, आपका हार्दिक स्वागत कर रही है, नमस्कार कर रही है। और डॉक्टर रमेश निराश जी भी जुड़ गए हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका इस मंच पर। आप हमारे साथ आज जुड़ गए हैं और हमारे मित्र लगातार जुड़ते जा रहे हैं। मैं आपका जो ये कार्यक्रम है यहाँ से शुरू करना चाहूंगा। आपका जीवन जो है, देखिए इस कार्यक्रम का नाम है क्या क्या याद करूं, यानी आपको बहुत बहुत कुछ सुंदर। याद करना है। एक बहुत। अनौपचारिक बातचीत रहेगी ये हमारे बीच जी में। जी जी। बहुत। यानी आपके जीवन की जो यात्रा है उसके बाद, यानी आपने अपने जीवन की यात्रा होशंगाबाद मध्य प्रदेश से शुरू की है। वहां से लेकर वर्तमान तक आपकी यात्रा सुखद रही, कई मायनों में कठिनाइयों भरा रहा, कई मायने में आपके साथ बहुत उतार चढ़ाव भी रहे जीवन में। इन सब पर हम बातचीत करेंगे और सबसे जो प्रमुख बात है, अब सिनेमा में कैसे आए, इस पर हम बातचीत करेंगे। तो अपने बचपन के दिनों को थोड़ा बहुत याद करिए पहले। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और जीवन यात्रा, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही है आपकी। आप इस बातचीत का शीर्षक आपने बहुत सुंदर रखा है। क्या 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 याद करूं। बहुत खूब। जी। होशंगाबाद में सिर्फ मेरा जन्म ही हुआ है और वहाँ कुछ मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं मेरे ख्याल में 2 ढाई 2 साल का था तब मेरे पिताजी भोपाल तशरीफ ले आए आजादी के बाद। एक बात यह है कि हमारे भोपाल को जो आजादी है, अ, बाकी पूरे देश को तो आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली। हमारा भोपाल स्टेट स्टेट जो था वो एक मुस्लिम स्टेट रहा है। और नवाब यहाँ के, उन्होंने तकरीबन पौने 2 साल बाद यहाँ पर आजादी मिली इसको, तब वो विलीन हुए अपने भारत गणराज्य में। तो इसलिए उसके बाद ही हम लोग आए। मेरा ख्याल में तब मैं 2 साल का था। और फादर यहाँ पर एडवोकेट थे, वहीं वहां से प्रैक्टिस करते आ रहे थे, तो यहाँ भी प्रैक्टिस शुरू की। शिक्षा दीक्षा
ज्यादातर तो मेरी भोपाल में ही हुई है। स्कूलिंग भी यहाँ ही हुई है, जबलपुर में थोड़ी बहुत हुई है। और इसके अलावा ग्रेजुएशन किया मैंने आर्किटेक्चर में 1971-72 में। और उसके बाद फिर सरकारी नौकरी में था। और दिल्ली में मैंने मास्टर्स किया स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से। एलएलबी भी किया। तो पढ़ाई तो यूं चलती रही, अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग स्कूल्स में। सरकारी नौकरी भी चलती रही। और जैसे कि पहले, परंपरा तो नहीं कहूंगा, जो क्योंकि शौकिया ही रंगकर्म होते थे, प्रोफेशनल रंगकर्मी तो बहुत कम हुआ करते थे। खास तौर से लोक नृत्यों और लोक रंगकर्मियों के अलावा बाकी जो शहर के रंगकर्मी होते थे वो शौकिया ही। अपना वक्त बचता था शाम के वक्त ऑफिस के बाद, तो तब तो इस तरह से रंगकर्म चलता रहा। भोपाल में उतना रंगकर्म होता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अब तो खैर काफी अच्छा है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश ड्रामा स्कूल भी है, बल्कि दो ड्रामा स्कूल है भोपाल में। एक प्राइवेट है, एक सरकारी है। तो इस तरीके से ये यात्रा शुरू हो गई थी मेरी। तो ये मेरी बेसिक, जिसको मैं बोल सकते हैं एजुकेशन, और मेरी नौकरी रही इस तरीके से। सरकारी नौकरी करते करते जितना कर पाए उसको किया। एक थिएटर वर्कशॉप भी अटेंड की। तकरीबन 2 महीने का कोर्स था, शॉर्ट कोर्स, वो भी किया। तो ये साथ में चलता रहा, दोनों, एक पैशन एक प्रोफेशन। अब ये धीरे धीरे कब प्रोफेशन पैशन बन गया और पैशन प्रोफेशन बन गया, ये एक अलग कहानी है। उस पर हम लोग बात करेंगे, या आप जब पूछेंगे बात करेंगे। जी तो जी। ये अच्छा, मेरी। पोस्ट जी पोस्ट ग्रेजुएशन आपने अर्बन डिजाइन में किया है, जी जी, तो अर्बन डिजाइन में। ये किस तरह का, ये क्यों, मतलब आपने क्यों ही यही चुना है? नहीं, ये एक्चुअली आर्किटेक्चर की ही एक ब्रांच है, अर्बन डिजाइन। तो इसमें आर्किटेक्ट्स ही होते हैं ज्यादातर जो मास्टर्स करते हैं। तो एक तरीके से एमआर्च, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर ही होता है ये। और अर्बन डिजाइन एक अलग नजरिया होता है उसमें देखने का। ये जी जी जी। टाउन प्लानर्स का एक अलग नजरिया होता है, लेकिन अर्बन डिजाइन का जो एक होता है, वो एक अलग नजरिया होता है आर्किटेक्चर फील्ड में। तो इसलिए उस वक्त हमने ये अर्बन डिजाइन चुना, क्योंकि आर्किटेक्ट्स के लिए ये एक जिसको बोलते हैं ना, अ, एक बिल्कुल एक, जिसको थिएटर में आप अगर मान लीजिए अभिनय और निर्देशन जैसा, और अलग अलग जो होती हैं, उनमें से एक अर्बन डिजाइन आर्किटेक्चर की एक ब्रांच होती है मेन। बाकी तो बहुत सी हैं जिसमें दूसरे ब्रांच के लोग भी आ सकते हैं, लेकिन आर्किटेक्ट्स, इसमें सिर्फ आर्किटेक्ट्स आते हैं। ये इसलिए मैंने यही चुना। और ऑफिस पे भी जरूरत थी, जिस सरकारी नौकरी में था, तो वहां भी इसकी जरूरत थी। अर्बन डिजाइनर्स की बहुत कम थे। टाउन प्लानर्स तो बहुत थे। टाउन प्लानर्स तो जिसमें ज्योग्राफी अगर मास्टर्स किया है तो वो भी ज्योग्राफर प्लानर हो सकता है। इकोनॉमिक्स किया है उसने तो वो इकोनॉमिक प्लानर हो सकता है। इस तरीके से अलग अलग। लेकिन अर्बन डिजाइनर जो आर्किटेक्ट होते हैं, इसीलिए ये मैंने चुना। और इसको बहुत आनंद आया। और ये इसमें कंजर्वेशन भी होता है, इसमें एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने का एक वो होता है। और इसमें खास तौर से हमारी जो पूरी शहर की बसाहट है, जी जी। एग्जिस्टिंग जो बसाहट है, उसकी नजर से उसको देखते हुए कोई ऐसी चीज उसमें इफेक्ट ना हो जो ऑलरेडी बड़ी प्रोमिनेंट है। अदरवाइज होता क्या है, शहर में बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं, ऊंची बिल्डिंगें बन जाती हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स होते हैं वो छुप जाते हैं। तो अर्बन डिजाइनर का ये एक रहता है, एक कर्तव्य कि ये इन सारी चीजों को, शहर के कैरेक्टर को, अदरवाइज सारे शहर जो बंबई हो जाएंगे, सारे शहर दिल्ली हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। हर शहर का एक अपना कैरेक्टर होता है। उस सही बात कैरेक्टर को है। बचाते हुए, उसकी खासियत को सहेजते हुए, तब शहर का नक्शा और शहर की जो बिल्डिंग्स हैं, उनके प्लान, उनकी हाइट्स, उनका ये सारा प्लान करते हैं। तो ये एक खासियत है लेकिन उसमें। लेकिन लेकिन आपने तो ग्रेजुएशन लॉ में किया है, तो ये एकदम ये लॉ में भी ग्रेजुएशन किया है। जी वो अच्छा। उसका उसकी एक अलग कहानी है। उसकी कहानी ये है कि ये सारा प्लान तो आप कर देते हैं, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में रहते हुए मास्टर प्लान बनाएंगे, शहर की प्लानिंग करेंगे,
लेकिन लैंड की प्लानिंग करेंगे, उसमें सारी लैंड्स जो है वो प्राइवेट भी होती हैं, सरकारी भी होती हैं, कॉरपोरेशन की भी होती हैं, ट्रस्ट की भी होती हैं। लेकिन इन सबको कैसे कंट्रोल किया जाए, लैंड का डेवलपमेंट, उसको करने के लिए कानून बनाना पड़ता है, यू नो। और कानून जो लॉ है वो हमारे हर स्टेट का अपना अलग लॉ होता है, एक कॉमन लॉ भी होता है। तो उस लॉ में, चूंकि लॉ बनाने के लिए कानून की पढ़ाई या कानून का जानना बहुत जरूरी होता है, तो इसलिए मैंने इस नजरिए से लॉ भी किया था। तो जी हालांकि मेरे फादर एडवोकेट थे, तो एक वो भी शौक था बचपन से कि लॉयर एक बड़ा ग्रेसफुल और बड़ा रॉयल और बहुत ही इज्जत वाला पेशा माना जाता था, अभी भी है। तो इसलिए मैंने लॉ भी किया। लेकिन अब सब धरा का धरा रह गया और रंगकर्म और सिनेमा और एक्टिंग इसमें चले गए। ये यही लेकिन तो फिर मैं भी नहीं, लेकिन 1973 में मैंने देखा है जी कि आपने ड्रामेटिक्स में शॉर्ट कोर्स किया है जी और जी 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 बीवी कारंत साहब आपके गुरु रहे हैं जी जी उस वक्त। जी तो उसके बारे में बहुत देखिए, कारंत साहब का तो मैं भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जी बहुत बड़े जी रंगकर्मी थे। तो जी जी। कैसे ये संयोग कैसे हुआ ये? अ, रंगकर्म और थिएटर ये मैं करता था बचपन से। रामलीला से शुरुआत जैसी होती है, हम आम बच्चों की जब बचपन से जब शुरुआत होती है, तो रामलीला सबसे बड़ा फैसिनेटिंग थिएटर हमारे सामने होता है। और राम की कहानी जो है या राम कथा जो है, वो कितनी बार कहा जाए, हर आदमी हर बार आदमी की देखने की सुनने की इच्छा होती है। ये एक हमारे यहाँ हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है। तो रामायण में छोटे मोटे, कभी कभी गांव में वानर सेना में या छोटे मोटे कैरेक्टर्स को नकली मूछ लगा के बच्चों को बैठा देते थे, मैं भी छोटा था। वहां से मेरी शुरुआत हुई थी, स्कूल से। फिर उसके बाद कॉलेज में आकाशवाणी से मैं जुड़ा। 1967 से आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूँ। और फिर यूथ यूथ वाणी, एक युवा वाणी एक प्रोग्राम आता था, उसमें मैं जाता था, उसको कंपेयर भी करता था, कैजुअल अनाउंसर भी रहा। और फिर ड्रामा वॉइस, और धीरे धीरे ए ग्रेड ड्रामा वॉइस भी अभी हूं मैं। तो यूं मेरी चलती रही। लेकिन ये सब एक तरीके से ठीक है, एक अलग पहचान बनाने के लिए मैंने इस चीज से जुड़ा था। जैसे कि होती थी गांव में, होता है कि कोई राम बनता है, कोई रावण बनता है, शूर्पणखा भी आदमी बनते थे पहले। वो सब जान पहचान के ही काका बाबा आस पड़ोस के लोग होते थे। तो वो रामलीला तो खत्म हो जाती थी, लेकिन उनकी पहचान बनी रहती कि ये कक्का जो है, ये पहलवान कक्का जो हनुमान बने थे, ये वो बने थे, दशरथ बने थे, या वो शूर्पणखा बनी थी काका। काका जो है, जिनकी नाक बहुत दिनों तक लाल रहती थी, बिकॉज वो नाक कटती थी उनकी। तो ये ऐसा लगा कि इससे लोकप्रियता मिलती है। तो ये कहीं एक कीड़ा जो था ना, कि एक लोकप्रिय होने के लिए मंच जो है सबसे आसान तरीका है। तो यूं शुरुआत हुई। लेकिन थिएटर करना, मंच पे नाटक कर लेना, कॉलेज में स्किट्स कर लेना, लोहे की वाई वाई तालियां बटोर लेना, प्रोफेसर और टीचर्स में पॉपुलर हो जाना, ये 1973 में जब एक वर्कशॉप अनाउंस की थी मध्य प्रदेश कला परिषद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की एक वो है इंस्टीट्यूट थी। उन्होंने इसको, बाबा कारंत को कला नाट्य गुरु के रूप में उन्होंने आमंत्रित किया, और करीब 2 महीने की वर्कशॉप अनाउंस की थी। तो उसमें अभी हमने पार्टिसिपेट करने का सोचा। और वो 2 महीने जो थे, जिसमें हमको अभिनय से लेके निर्देशन और आ, मंच का डिजाइन, स्टेज क्राफ्ट, मेकअप और लाइटिंग, इन सब के हमको शिक्षा दी गई। और इसमें बहुत समय की कपला बादशाहीन बहुत बड़ी नृत्यकार हुई हैं, वो क्या हमें बात। डांस सिखाने आती थी। और आ, राम मूर्ति थे एक जो थे, वो हमको मेकअप और लाइट्स के लिए आते थे। और उजनी कारंत जी की पत्नी प्रेमा कारंत जी जो थी, वो कॉस्ट्यूम के लिए आती थी। जी तो इस जी जी। तरीके से ये हमारी संपूर्ण वर्कशॉप एक होती गई। उसमें उन लोगों ने 3 शॉर्ट प्लेस किए थे और 2 फुल लेंथ प्लेस किए थे। और मुझे बहुत मौका मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। क्योंकि मैं आर्किटेक्ट था ही, तो सेट डिजाइन में मेरा बड़ा
रुचि थी, परंतु क्या हुआ कि अभिनय भी ठीक ठाक कर लेते थे तो वो अभिनय की तरफ लगा दिया। हालांकि मैं लाइट डिजाइनर भी करना होना चाहता था, लेकिन वो चूंकि अभिनय 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 उस स्टेज पे उतार दिया। तो ये इस तरीके से मैं अ, तब मुझे ये लगा कि नहीं, ये थिएटर जो है ये सिर्फ मंच पर तालियां बटोरने का एक विधा नहीं, ये विधा जो है ये जीने का तरीका है आपका। क्या और बात है। इससे हम कितना सीख सकते हैं, कितना अपने जीवन में कितनी चीजों को हमारी जो खास तौर से आज के जमाने में जब हमारी हिंदुस्तान में सब जगह एकल फैमिलीज हो गई हैं, पति पत्नी और बेटे बच्चे, और दोनों माँ बाप काम करते हैं, बच्चे स्कूल के भरोसे रहते हैं या आया के भरोसे रहते हैं, तो उनको ये हमारे भारतीय हमारी पारिवारिक परंपराओं का, संस्कारों का जो एक जी विद्या है या जो एक संस्कार ही कहाँ से मिले। तो ये थिएटर सबसे बड़ा एक हमारा एक जरिया है जिससे ये सारी चीजें सीख सकते हैं। अभी भी देखिए आप, थिएटर का जो व्यक्ति है, अच्छा इसके अलावा बोलना, अंग संचालन, आपकी हम्म। बॉडी लैंग्वेज, इस सब को इस्तेमाल करना भी आप थिएटर से ही सीख सकते हैं। और भी कलाएं इसमें हैं। थिएटर एक ऐसी कला है जो अकेले नहीं की जा सकती, इसमें सारी कलाएं समाहित है, भले वो नृत्य हो, गायन हो, फिर अ- आर्किटेक्चर हो, और अभिनय चित्रकला हो, अभिनय सही सारी में ये कलाएं इसमें समाहित, सारी कलाएं, जी जी जी, सही बात सारी है। कलाएं समाहित। तो ये ऐसी एक विधा है जो मेरे ख्याल में प्रत्येक व्यक्ति को, अगर वो मंच पर नहीं उतरना है तो उससे ताल्लुक जरूर रखना चाहिए। उसको हम्म। उसको अपने जीवन में एक ऐसी विधा समझकर एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये जिंदगी भर हमारा साथ देगी, ये हम जिंदगी भर सिखाएगी। और देखिए थिएटर का रूप तो धीरे धीरे बदलता जा रहा है। आज देखिए तो हमारे थिएटर में कहानियां और जो है वो कितनी है, हमारे पुराने जो हीरोज हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके बारे में हमें जानने को मिलता है। हमारी जो पौराणिक जो परंपराएं हैं उनके बारे में जानने को मिलता है। इसके अलावा आज समाज में जितनी समस्याएं हैं, पति पत्नी के बीच में है या बाप बेटों के बीच में है या और पड़ोसियों के बीच में है, उन समस्याओं का समाधान लेते हुए जो कहानियां रची जा रही हैं, उनको मंच पर देखने को हमें कितनी हमको सीख मिलती है। तो ये इसलिए मुझे लगा कि ये केवल नाटक जो है मनोरंजन के लिए नहीं है, नाटक का बहुत बड़ा एक कर्तव्य है, बहुत बड़ा उस पर एक बोझ है, भार है, जो वो अपना, मेरे ख्याल में हमारे इस वक्त तो बड़े बड़े सक्षम रूप में सामने आ रहा है। तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, थिएटर अब छूटने वाला नहीं है अब। इसलिए मैं फिल्में को त्यागा तो नहीं है, लेकिन अब मैं ज्यादातर थिएटर बहुत करता हूँ। तो फिर तो ये नौकरी का मेरी क्या हुआ, नौकरी का क्या हुआ फिर? नौकरी मैंने देखिए उस वक्त भी मैं बड़ा मैनेजमेंट का बड़ा वो हूँ, मैनेजमेंट भी था हमारे अर्बन डिजाइन में, देयर वाज अ मैनेजमेंट सब्जेक्ट आल्सो। खैर एनीवे, सरकारी नौकर तो मैनेजमेंट का बड़ा एक वो हो जाता है। एक्सपर्ट। जब 23 साल हो गए, अच्छा। मैं मेरी मेरी नौकरी पेंशनेबल हो गई, तब मैंने नौकरी छोड़ी। क्या तब तक बात तो है। मैं तब तो मैं छुट्टी उट्टी लेके जाता रहता था, लीव विदाउट पे या मेडिकल लीव या जो भी जिस तरह की लीव मिलती थी, वो छुट्टी लेके मैं जाता था, करता था काम, बहुत कम काम करता था। लेकिन 96 में मैंने जिसको बोलते हैं वॉलंटरीली रिटायरमेंट, मैंने ले लिया। नमस्ते और कर लिया उसके बाद आपने, अब छोड़ नमस्ते दिया कर फिर। लिया। अभी पेंशन मिलती है और आनंद में है। जी, बहुत बढ़िया। नहीं, नाटक पर तो हम बातचीत आगे रख लेंगे, लेकिन आपकी एक और विशेषता जो शुरू में जब हमने आपको फिल्मों में देखा, खैर जी, आपके नाटक तो मैंने देखे नहीं है, लेकिन नहीं, आपकी माशाअल्लाह जो आवाज है, आपकी जो वॉइस है, आपका जो थ्रो है उसका बहुत शानदार है। जी, तो हम सही मायने में कहते हैं ना, रेडियोजेनिक वॉइस, ये रेडियोजेनिक वॉइस। रेडियो की देन है, ये जी जी। आकाशवाणी की देन है, क्या मेरी जो बात है। आ, हम तो आवाज। आकाशवाणी चलिए में ठीक रह है। चुके हैं जी। जी जी जी, आकाशवाणी की ही देन है। मैंने 1900, जैसा कि मैंने कहा था, 1967 से, और पहले जो था ना उपेंद्र जी, बड़ा रगड़ते थे रेडियो पे, ड्रामा में भी हमारी रिहर्सल सघन होती थी बड़ी। आजकल तो खैर वो क्या होता है कि टाइम भी नहीं है, समय नहीं है सबके पास। तो उस समय 2 या 3 दिन रिहर्सल होती थी, एक एक शब्द उसका उच्चारण, उर्दू हो या हिंदी हो, अंग्रेजी हो, कोई भी हो, उसका उच्चारण सही होना चाहिए। क्योंकि रेडियो का एक कर्तव्य ये भी है कि हमारे
लैंग्वेज को शुद्ध रखे, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, क्योंकि यही एक जरिया है। अदरवाइज तो बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि सिनेमा में क्या हो रहा है या प्राइवेट रेडियोज में क्या हो रहा है। ये शब्दों का या लैंग्वेज का कोई वो, इवन अखबारों में यही हाल है। तो हम्म। यही एक अभी भी विधा है जो लैंग्वेज को जीवित रखेगी और उसको सही रूप में संरक्षित रखेगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो इसलिए तो रेडियो की देन है रैना साहब। नहीं नहीं, रेडियो देखिए, मैं तो आकाशवाणी में 36 वर्ष काम कर चुका हूँ। अरे क्या बात, तो क्या बात। आकाशवाणी हम्म। दिल्ली में था मैं। और वैसे इस हाँ बीच में हमारे बहुत सारे मित्र जुड़े हैं जो आकाशवाणी में इसमें कार्यरत थे। रमेश चंद्र जी शुक्ल जी जी हमारे साथ जुड़े हैं, सदानंद जी मिश्र जी जी जुड़े हैं, अमलेंदु शेखर जी जुड़े हैं, अरुण कुमार जी। पासवान जी जुड़े हैं, बहुत सारे हमारे आकाशवाणी के मित्र भी जुड़े हैं। तो सबको इस बीच में प्रणाम, सबको नमस्कार। जी जी जी, आशमा कौल जी भी हमारे साथ जुड़ गए। तो मैं मित्रों को बताना चाहूंगा, ये हमारे लिए आज के इस पटल के लिए सौभाग्य की बात है। बहुमुखी व्यक्तित्व मेरे सामने है इस रूप में। आकाशवाणी में आपने इतना अनुभव प्राप्त किया है, आपने सरकारी नौकरी की है, आप अर्बन डिजाइन में आप महारत आपने हासिल की है, और सबसे बड़ा जो काम आपने किया है वो रंगकर्मी के रूप में आपने अपना बहुत योगदान दिया है। थिएटर के बारे में हम बातचीत आगे रख लेंगे, लेकिन जी जी। राजीव जी, सिनेमा की तरफ कैसे आपका रुझान हुआ? क्या कुछ अ, विशेष था? नहीं नहीं, कोई रुझान नहीं था, मेरा कभी रुझान नहीं था सिनेमा जी में। तो अपने मत था, बढ़िया थिएटर करता था आकाशवाणी, और अपनी आर्किटेक्चर में मस्त था, बहुत मजा आ रहा था मुझे। आपको याद होगा 1982-83 में जब नया नया दूरदर्शन शुरू हुआ था, एशियाड हमारे यहाँ तब आया था, तो कलर टेलीविजन पूरे देश में शुरू आ हो गया गया था, था। और तभी सोप्स शुरू हुए थे। जी जी सोप्स जी में मेरे ख्याल में हम लोग सबसे बड़ा सोप था उस वक्त। जी तो जी। हम दिल्ली में थे उस वक्त, मास्टर्स कर रहे थे। तो वहीं मुझे ऑफर मिला था, किसी ने मेरा थिएटर देखा हुआ था, और एजुकेशन सिस्टम पर एक उनको सीरियल मिला था, दूरदर्शन की, चुनौती। अगर जी जी, पता नहीं हाँ, आपने देखा है कि नहीं, चुनौती आया, चुनौती। बिल्कुल बिल्कुल देखा है सर। जी जी। तो उसमें वो एक प्रिंसिपल के रूप में, केंद्रीय जो पात्र था उसके रूप में ऐसा चेहरा चाहते थे जो एक्सपोज ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि फिल्म एक्टर को किसी को ले लिया तो वो आइडेंटिफाई फिल्म एक्टर के नाम से हो जाते। तो वो उन्होंने मुझे अप्रोच किया क्योंकि मेरा थिएटर देखा हुआ था, और मैंने यही सोच करके एक्सटेंशन ऑफ थिएटर है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। उस वक्त ये सोप्स जो थे वो इस तरह के सीरियल्स जो थे वो 100, 150, 200 एपिसोड के नहीं होते थे, 13 एपिसोड के होते थे, वीकली आते थे। तो ये एवरी थर्सडे का एक था, वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और इत्तेफाक से वो चल पड़ा। तो 13 और 9 फिर बाद में एक्सटेंशन उसको दिया, तो 22 के करीब एपिसोड्स आए थे उसके, और बहुत पॉपुलर हुआ, क्योंकि उस समय कोई दूसरा चैनल तो था नहीं। एक ही चैनल जो था वो एक ही एपिसोड करोड़ों लोग एक साथ देखते थे, दूरदर्शन नया देखते नया थे, शुरू बिल्कुल हुआ था। बहुत जी क्रेज जी। था उन दिनों, बहुत क्रेज क्रेज था। था। जी जी जी। उसी को देखते हुए फिर वो राष्ट्रीय प्रोडक्शंस जो थे वो अपनी पोते को, ताराचंद जी जो हमारे श्रद्धेय ताराचंद जी जो उसके प्रोड्यूसर थे राष्ट्रीय प्रोडक्शंस के, वो अपने पोते को लॉन्च कर रहे थे एज ए डायरेक्टर, सूरज बड़जात्या। जी जी जी। तो उनको कहानी थी उनके पास, और वो सब नए लोगों को लेना चाहते थे, फ्रेश। तो सलमान खान था वो भी 21-22 साल का था उसमें, और भाग्यश्री, और फिर आलोकनाथ, और फिर लड़के के पिता के लिए उन्होंने मेरा सीरियल देखा, तो उन्होंने कहा ईद को ले लेते हैं, और मुझे बुलाया गया वहां पर। मैंने बड़े रिलेक्टेंटली एक्सेप्ट किया, क्योंकि मैं नौकरी भी थी, मैं सब क्या करता। और उस वक्त जी एक और सीरियल हमारे जो चुनौती के प्रोड्यूसर थे उन्होंने लॉन्च कर दिया था, मुजरिम हाजिर। बिमल मित्र के उपन्यास आसामी हाजिर पर वो एक सीरियल था। वो उसकी शूटिंग भी चल रही थी, तो मैं बड़ा परेशान था कि ये कैसे करूंगा, और छुट्टी इतनी मिलना बहुत मुश्किल थे, क्योंकि जी उस वक्त मैं ज्वाइंट डायरेक्टर हो गया था टाउन प्लानिंग में, टाउन कंट्री प्लानिंग में।
इट वाज अ सीनियर पोस्ट। फिर मैंने किसी तरीके से की, उन्होंने कहा नहीं सर, हम पहले से हम पूरा प्लान कर लेंगे, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। इत्तेफाक की बात देखिए, हालांकि मुझे नाम भी पसंद नहीं आया था, मैंने प्यार किया, ये क्या फिल्म का नाम होता है, तो वो हिट हो गई लेकिन फिल्म। लेकिन चली तो बहुत थी वो फिल्म। जी जी जी, वो हिट हो गई फिल्म, क्या वाह, और जी जी। उसमें सभी लोग हिट हो गए। अब उसमें सलमान तो देखिए आज कहाँ है, आज मुझे कहते हैं आप सलमान के पिताजी बने थे, जबकि वो उस समय उसको कोई जानता नहीं था। मेरा तो चुनौती बहुत हिट सीरियल हो गया था, उसकी पहली फिल्म थी। तो इस तरीके से वो सारे लोग बहुत उसमें अलग अलग अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छे चल पड़े। तो यूं अब फिर एक के बाद जब हो जाता है तो फिर दूसरा और फिर तीसरा चौथा, और फिर वो धीरे धीरे हुआ ये कि 96 में मुझे नौकरी से वीआरएस लेना पड़ा, और मैं पूरे वक्त के लिए फिर बम्बई शिफ्ट हो गया था। तो लगभग यूं मेरी कहानी है फिल्म से जुड़ने की। फिर नहीं तो नहीं, एक ये के तो बाद एक, कुछ ना कुछ। देखो जी देखिए सर, आपको तो यहीं से प्लेटफॉर्म मिल गया। देखिए बहुत जी सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो इवन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से भी ट्रेनिंग करके जी जब जी मुंबई जी जी जाते जी हैं तो अधिकांश बच्चे वापस आ जाते हैं। उनको जी उतना जी जी जी, बिल्कुल उतना सही। वो नहीं मिलता, एक्सपोजर नहीं जी मिलता जी है। जी। बहुत ही हाँ, भाग्य की बात होती है। लेकिन आप उस समय गए और आपने अपने हिसाब से आपका जो भूमिकाएं रही हैं बहुत ही अच्छी जी रही है, बहुत ही जी जी सराही गई है। तो आपको जी। चुनौतियां क्या क्या लगी उस बीच में? नहीं, चुनौती तो मुझे कुछ नहीं लगी। मुझे तो आसानी से एक के बाद एक के बाद एक, बल्कि एक मर्तबा तो मैं तीन तीन शूटिंग कर रहा था, क्योंकि सीरियल्स भी कर रहा था, फिल्में भी कर रहा था। और इसलिए, अच्छा दूसरी बात ये है उपेंद्र जा जी, मैं हीरो के लिए नहीं गया था ना, मैं तो फादर बनने गया था। वही वही कैरेक्टर अच्छा, रोल में गए थे तो आप। कैरेक्टर रोल में गया था शुरू से ही। हालांकि मुझे जब ऑफर किया था फिल्म, तो मुझसे कहा कि कैसा लगा सर, आपको कहानी सुनाई गई तो कैसा लगा, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, फादर का रोल है, क्योंकि एक एक इमेज होती है ना। अच्छा, मैं उस वक्त कुछ 35 साल का था, और उस वक्त वो हमारे हीरोज जो ऑलरेडी थे वो 40 से ऊपर थे, सब 40-45। 40 से ऊपर और थे जी। उनके फादर 60-70 के होते थे। तो ये उन्होंने कहा कि नहीं, वी वांट टू इंट्रोड्यूस, दिस इज अ स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स, एंड वी रियली वांट टू इंट्रोड्यूस अ यंग फादर। यंग फादर, अच्छा ये भी यंग अच्छा है। फादर। जी जी जी। तो फिर आप देखिए, उससे धीरे धीरे जो है ना, सारे फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग किस्म से एक कास्टिंग होने लगी, चेंज होने लगे। नए हीरोज उस वक्त देखिए कितने सारे आए थे। आप अगर बहुत देखेंगे, आमिर खान भी उसके आसपास ही आया था, और हीरो के तौर पे उसके मेरे ख्याल में आमिर खान, साल दो जी साल जी पहले आया जी होगा। फिर जी अजय देवगन आया था। तो ये सारे हीरोज जो उस समय यंग, और अकॉर्डिंगली देयर पेरेंट्स वर सिलेक्टेड। तो यूं इस तरीके से हुआ, इसलिए मुझे कोई खास स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। हाँ, ये जरूर है कि जब नौकरी छोड़ने के बाद वहां पूरी तरह से काम करना, उस वक्त जरूर मुझे स्ट्रगल तो नहीं, लेकिन हाँ, अपनी मार्केटिंग करनी पड़ती है, वो तो एक सही और बात। आर्थिक रूप से थोड़ी सी उस दृष्टिकोण से। नहीं, आर्थिक रूप से तो कभी मुझे परेशानी नहीं हुई, उसकी वजह ये कि जी, ऑलरेडी मेरी पेंशन पेंशन तो मिल ही रही थी ना, दिल में रही वो एक थी, जी सपोर्ट जी। था। एंड माय, हाँ, मेरी पत्नी रीता वो भी रंगकर्मी है, और वो ऑलरेडी सेंट्रल स्कूल में जॉब करती थी। हालांकि उन्होंने भी 97 में शायद वीआरएस ले लिया था। और तो यूं चलता रहा, कोई बीच में परेशानी आती है आर्थिक मैं रूप से, तो मैं कभी उसी कभी बात आती है। पर आना चाह रहा जी था जी कि जी रीता जी से कहाँ मुलाकात हुई, ये कैसे संयोग बन गया? और वो भी तो रंगकर्मी है, बहुत जी बड़ी जी, वो रंगकर्मी। रंगकर्मी है, बल्कि मुझसे सीनियर है रंगकर्मी। अच्छा, जी जी जी। सीनियर मतलब एक उम्र में तो नहीं है, लेकिन वैसे वो और भी बचपन से करती रही है वो। जी जी। हम लोग, जैसे मैंने कहा ना, 1973 में वो जो थिएटर वर्कशॉप हुई थी कारन जी की, तो कारन जी ने उसमें एक बड़ी नई चीज की थी। उन्होंने तकरीबन, हम लोग करीब 40 के आसपास जो रंगकर्मी उन्होंने सेलेक्ट किए थे बच्चों लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए, वो तो फ्लोर पर जिनको एक्टिंग करनी थी और जो भी करना था। उसके अलावा उन्होंने एक ऑब्जर्वर की टीम रखी थी। क्या ऑब्जर्वर बात। मतलब जिसमें जर्नलिस्ट थे, उसमें साहित्यकार थे, उसमें इंटेलेक्चुअल्स थे, और जो भी प्रबुद्ध आकर जुड़ना चाहे उनके लिए अलग एक पूरी उन्होंने एक पीछे गैलरी बनाई थी। तो जो भी हो रहा है वर्कशॉप में, हम लोगों को जो सिखाया जा रहा है, उसको ऑब्जर्व करते थे। और इस तरीके से ये पूरे मध्य प्रदेश में
प्रदेश में इसका प्रचार प्रसार हुआ, जर्नलिस्ट के जरिए, साहित्यकारों के जरिए और इंटेलेक्चुअल्स जो थे। तो एक तरीके से एक बेस उन्होंने तैयार किया कि रंगकर्म क्या है। रंगकर्म सिर्फ ये नहीं है जैसा कि मैंने कहा कि तालियां बटोर लेना और मनोरंजन कर देना, जैसा हमारे यहाँ पहले आते थे नाटक, कभी बम्बई से टीम आती थी एक आध दो, कभी वो अपने वो आगाह कश्मीरी की एक वो थी, वो करती रहती थी। पृथ्वीराज कपूर भी अपनी कभी एक आध महीने के लिए टीम लेकर आए थे यहाँ पर और आसपास भोपाल में घूमते रहते थे। तो रंगकर्म को एक नई परिभाषा उन्होंने दी, ऐसा मैं समझता हूँ कारन जी ने। उनके शिष्य कितनी जगह कितनी तरह का काम कर रहे हैं, अभी भी हमारे मध्य प्रदेश में भी हैं, भोपाल में तो बहुत हैं। तो ये एक था। तो इस तरीके से वो उस वर्कशॉप में रीता जी भी थी, हाँ, वो भी एक पार्टिसिपेंट थी। वहीं पर हम लोगों ने साथ में तो हमारा कोई नाटक नहीं था, लेकिन वर्कशॉप में थे साथ में, तो मुलाकात हुई, दोस्ती हो गई और भाई यूं चल पड़े साथ में। फिर विवाह हो गया और अब मजे में है। वो पीछे से बोल रही पीछे है, पीछे से आप बोल रहे तो मैं उनको नमस्कार करना चाह रहे हैं, उनसे बात हैं। कर रहा था। उपेंद्र जी नमस्कार बोल रहे हैं आपको। जी जी जी, आ जाइए बहुत इस तरफ, जरा चेहरा दिखा दीजिए आप। जी जी जी, बहुत अच्छा अरे लग अभी रहा भी है। वो रिहर्सल करके आई है कहीं दूसरे प्ले की। अच्छा मेरे आप, अच्छा आप ये तो नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बहुत अच्छा नमस्कार, अच्छा अच्छा लग रहा है। ये बहुत अच्छा लगा। तो ये देखिए, ईश्वर करे आपको किसी की नजर ना लगे, बहुत अच्छी जोड़ी है और बहुत अच्छा सम्मिश्रण है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू। बहुत आप झगड़ा कुछ करते हैं। कहना, आप कुछ, रीता जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं कह रही हूँ बहुत झगड़ा करते हैं हम लोग। क्यों 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 झगड़ा थोड़े, नहीं ये तो प्रोफेशनल राइवलरी है या और कुछ है? नहीं नहीं, होम फ्रंट, होम फ्रंट। होम फ्रंट पे, चलिए। अच्छा 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 अच्छा। चलिए बहुत अच्छा ये जो लगा। जी 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 जी, कभी आपसे भी बातचीत रख लेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कह अच्छा रहे हैं लगेगा। कभी आपसे भी बातचीत रख लेंगे। जी जी, जरूर। बहुत अच्छा लगा। नमस्कार नमस्कार, बहुत बढ़िया। तो फिर आपने दोनों, अच्छा, इनके जब रीता जी आपके जीवन में आई और आपका थिएटर चल रहा था, तो आपने कुछ संयुक्त रूप से काम तो किया होगा जी बहुत। जी जी। हाँ, देखिए उसके बाद वर्कशॉप हो गई। वर्कशॉप में 3 शॉर्ट प्लेज इन्होंने किए थे और 2 फुल लेंथ। तो एक फुल लेंथ प्ले में मैं मेन कैरेक्टर था, रसगंधर। क्या और बात है। एक प्ले इन्होंने इनको लिया था जिसमें ये थी एक और द्रोणाचार्य। ये दोनों उस वक्त पब्लिश्ड नहीं हुए थे, इसलिए कारण जी ने उन दोनों प्लेस को लिया। और 3 शॉर्ट प्लेस लिए थे। एक मोहन राकेश का शॉर्ट प्लेस थे, छतरियां। हालांकि वो जी जी प्ले जी। नहीं था कोई, जी छतरियां बहुत मशहूर हुआ है। और एक था विपिन कुमार अग्रवाल का कूड़े का पीपा। और तीसरा कौन था? बैंगन की नाव, शरद जोशी का एक प्ले था। क्या बात है। जी, छतरियों में हम लोग साथ में थे। हालांकि उसमें कोई डायलॉग नहीं था, वो तो एक अलग तरह का प्ले था। और उस वक्त तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तो बहुत छोटा था, मेरे ख्याल में कुछ 25-26 साल का होऊंगा। मेरी समझ में नहीं आया था वो प्ले, बाद में समझ में आया। तो उसमें हम लोग घूमते थे। तो एक तरीके से एक कह सकते हैं, मतलब एक जिसको बोलते हैं ना, एक कि भाई हाँ, उस प्ले में हम दोनों साथ थे, लेकिन कोई हम लोगों की डायलॉग्स या आपस में कोई बातचीत नहीं थी। उसके बाद कारण जी ने ही हम लोगों के एक एक प्ले किया था, पंछी ऐसे आते हैं, अशी क्या बात। पाखरे थी। जी जी जी। उसमें मैं और रीता साथ में थे। वो प्ले समझ लीजिए हमारी जिंदगी को एक साथ बांधने वाला प्ले था। क्या उसमें बात है। जी, वो बहुत मशहूर हुआ था प्ले, बहुत किया भी था हमने उस समय। कार्य जी ने ही डायरेक्ट किया था, प्रेमा जी ने उसमें कॉस्ट्यूम और किया था, म्यूजिक आई डोंट नो हु डिड, मुझे याद नहीं आ रहा। और इस तरीके से फिर धीरे धीरे फिर हम जब शादी हुई, शादी के बाद हम इंदौर गए। इंदौर में हम लोगों ने एक नई संस्था बनाई थी, संवाद नाम से। वहां पर हमने सखाराम बाइंडर किया था। और वहां क्या भी बात। एनएसडी के एक डायरेक्टर को इनवाइट किया था, ज्योति स्वरूप। वो आए थे, उन्होंने उस प्ले को डायरेक्ट किया था। और फिर उसके बाद धीरे धीरे भोपाल आए। भोपाल में फिर कारण जी ने फिर
यहाँ पर शुरुआत की। उन्होंने यहाँ किया था, किंग लेयर का हिंदी रूपांतरण किया था, जो हरिवंश राय बच्चन का हिंदी रूपांतरण था, राजा पगला तीन बेटियां। उसमें भी हम दोनों साथ किया था, हालांकि मैं लियर बना था, मतलब वो 70-80 साल का, और ये रीता जी मेरी बेटी बनी थी, पहली बेटी, बड़ी बेटी। क्या बात है। तो यूं का फिर करते रहे, अब तो साथ ही करते हैं। हालांकि राजीव जी, उन दिनों उसको मैं गोल्डन पीरियड समझता हूँ इस रूप में। जी बिल्कुल। अब देखिए, जी एक तरफ मोहन राकेश, गिरीश कार्नाड, जी बीवी कारंत साहब तो थे ही, विजय बिल्कुल। तेंदुलकर, वहां से विजय बादल तेंदुलकर। सरकार, कितने बढ़िया नाटक आते थे उन जी जी दिनों। जी जी। और अरे करने में भी बहुत आनंद आता जी था, बहुत बहुत बहुत। मजा जी आता जी था जी उन जी जी। नाटकों को। जी जी जी। बादल बाबू के नाटक मुझे बहुत पसंद है। उनका मैंने पग, मैंने मेरे ख्याल पगला में दो घोड़ा या किया तीन होगा, नाटक। पगला नहीं, घोड़ा पगला किया घोड़ा, होगा। पगला घोड़ा मैंने किसी और के साथ किया है, इनके साथ नहीं है। जी जी रंगायन एक संस्था है थी यहाँ पर, अभी भी जी है, जी उनके जी साथ जी किया था। उनका बड़ी बुआ जी, एक जी बड़ा जी जी। बहुत मस्त नाटक है साहब, मुझे बहुत पसंद है बहुत वो। बहुत वो बढ़िया, किया बहुत था। अच्छा। एक उनका नाटक है कवि कहानी, वो हम्म। वो भी मैंने किया है। और अंत नहीं, एक उनका नाटक है, बड़ा एब्स्ट्रैक्ट नाटक है। और इसके अलावा और मेरे मुझे नाटक बहुत पसंद है उनके, बादल बाबू के। विजय अ, तेंदुलकर साहब का था विजय खामोश तेंदुलकर अदालत के। जारी है। खामोश जी जी अदालत जारी है, वो उस समय का बहुत ही एक जी जी कह रहा ना कि मील का पत्थर माना जाता जी था जी वो जी नए बिल्कुल। नाटकों मेरे के ख्याल उस में प्रारूप ह- में। जी जी हर ग्रुप ने किया था। हमने जी विजय तेंदुलकर का उस समय किया था एक जिद्दी लड़की, जो उसमें मैं फादर बना था और ये मेरी बहू बनी थी, रीता। जी अ, जी। बहुत कम हुआ है अच्छा। वो जिद्दी लड़की। जी। उसके अलावा अभी लास्ट में मैंने लास्ट क्लास में किया है एक प्ले उनका, अभी मेरे ख्याल में कुछ दिनों पहले का, जो मुझे लगता है कि बहुत कम हुआ है, वो मेरे ख्याल में हुआ ही नहीं है। जैसे आखिरी क्या है, भीतरी दीवारें। हम्म। भीतरी दीवारें उनका एक प्ले है जो बहुत कम हुआ है। मेरे ख्याल में 1958 में पहली बार हुआ था वो। फीमेल ओरिएंटेड प्ले, और रीता जी ने उसमें मदर की भूमिका की है। मैं तो डायरेक्टर हो गया हूं अभी आजकल, तो वो थोड़ा सा मैं अभिनय से थोड़ा सा दूर हो गया हूं। लेकिन मुझे लगता है कि मैं सारे कैरेक्टर में मैं ही हूं, इसलिए मुझे बहुत मजा आता है आजकल निर्देशन में। वो भीतरी दीवारें फीमेल ओरिएंटेड है और बहुत ही खूबसूरत प्ले है, बहुत ही बढ़िया प्ले। आज के वक्त में वो जो स्थिति है उस पे पूरी तरह से मौजू होता है। कॉन्टेम्प्ररी एक कह सकते हैं सब्जेक्ट। अब हालांकि 1958 में पहला उसका प्रस्तुति हुई है, तो इस तरीके से ये अब मुझे लास्ट मेरे जो है, अच्छा एक और शौक है मुझे कि अलग अलग सब्जेक्ट के प्लेस, जो कहानियां होती हैं, कहानी का हिंदी रूपांतर, अपना नाट्य रूपांतरण करके, तो एक कोलाज मैं करता हूं। और उनका नाम रखा है मैंने छोटी बड़ी बातें। तो छोटी जी बड़ी जी। बातों में तीन तीन या चार शॉर्ट प्लेज होते हैं, जिसमें समाज में, परिवार में फैली हुई समस्याओं को समाधान करने वाली कहानियां होती हैं। कभी पति पत्नी के बीच में होती हैं, कभी बाप बेटों के बीच में होती हैं, कभी किसी के बीच में होती हैं, वृद्धों की समस्याओं को लेकर होती हैं। तो अभी छोटी बड़ी बातें 1 2 3 5 हो चुकी हैं, छठी की अब तैयारी चल रही है, जिसकी रिहर्सल आज चल रही थी। बहुत तो बढ़िया, ऐसा बहुत अच्छा। करते हैं, तो जी जी। दोनों अब आनंद ले रहे हैं पूरा। नहीं, ये लेकिन जो आपने सिनेमा में अपना एक अलग नाम बनाना शुरू कर दिया, तो जी। आपको फिर दोनों रंगमंच और सिनेमा में, दोनों में से कौन सा क्या लगा कि आपको किस ट्रैक पे अंततः चलना चाहिए? देखिए, सिनेमा में मैंने बहुत काम किया, खासतौर से फिल्में जो बनी है मेरी, और उसके बाद सीरियल्स मैंने बहुत किए हैं। अलग अलग तरह के सीरियल्स किए हैं, हालांकि हालांकि मुझे फादर का ही रोल मिलता था। क्या होता है सर, देखिए जब इसका प्रोफेशन बन जाता है ना, पैशन, तो बहुत से जी जी कॉम्प्रोमाइजेस भी करना पड़ते हैं हमको। जी किचन जी। चलाना है, बम्बई में रहना है, शुरू में मकान का किराया भी देना पड़ता था, उसके बाद जाके अपना मकान हो जाने के बाद थोड़ी राहत मिल जाती है। तो किया तो मैंने बहुत काम है, लेकिन वो ग्रेजुअली मुझे आखिरी आखिरी में मुझे लगने लगा कि वो जो मेरा क्रिएटिव जो एक अंदर से कीड़ा है ना,
उसको बेचारे को खाना पीना नहीं मिल रहा था। तो है। बड़ी बेचैनी रहती थी। मैं करता था एक प्रोफेशन की तरह, सुबह 8 बजे वहां से निकल जाना और रात में 11 बजे घर ठिकाने लगना। बम्बई तो आप जानते ही हैं, अभी दिल्ली भी का भी वही हाल है, कम से कम 1-1.5 घंटा जाना, 1-1.5 घंटा आना। बहुत और जी जी जी। बोलना क्या है, वो वही जो लाइनें लिखी हुई हैं। धीरे धीरे तो होने लगा था कि फादर, बड़ा फादर का इंपॉर्टेंट रोल है, फलाना है, ठिकाना है, बड़े लच्छेदार पूरा आपका कैरेक्टर बताएंगे, और आखिर में फिर वो वही हो गया कि सदा सौभाग्यवंती रहो या खुश रहो, अब बेटा जाओ ये करो, यही हो गया था। तो मजा नहीं आ रहा था मुझे, तो मैं छोड़ना पड़ा। हालांकि बीच का एक टाइम जो था उसमें बहुत मैंने अच्छा काम भी मिला मुझे। खासतौर से सीरियल्स में मुझे बहुत अलग तरह के रोल्स भी मिले। फिल्मों में मुझे मौका जरूर मिला, एक दो फिल्में करने का जिसमें अलग ही कैरेक्टर थे, लेकिन वो इत्तेफाक से चली नहीं, दुर्भाग्य से। अ, यूं मैं एक ही तरह के रोल करते करते मैं जरा थक थक तो नहीं गया था, मजा नहीं आ रहा था। लेकिन मन भर गया था। मन भर गया था, ये आप बिल्कुल सही कह जी रहे हैं। जी 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 जी। और मैंने कहा कि इसके मतलब पहले के मतलब देर एक देर हो। जिसको हम कहते हैं ना स्टेरियोटाइप रोल, बस जी जी, फादर बिल्कुल फादर बिल्कुल। पिता पिता या जी ससुर जी, का रोल, फादर। हाँ हाँ बस हाँ। यही जी 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 जी। अच्छा, फादर में भी कोई वैरायटी हो, कोई हाँ अलग नहीं, तरह का फादर में हो। क्या वैरायटी होगी, फादर तो फादर ही होता नहीं नहीं। है। एक जैसे मैं बताऊं आपको, मेरा एक सीरियल आता था जी पर, छोटी जी बहू। जी 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 बहुत। जब मुझे चैनल ने कास्ट किया उसमें, तो मैं अचंभित, क्योंकि वो एक गरीब पंडित और एक वृंदावन के कृष्ण बिहारी मंदिर का पुजारी, जिसको सिर्फ दक्षिणा पर जीवित रहना है और दक्षिणा से ही अपना जीवन यापन करना है, मंदिर का जो छोटा मोटा चढ़ावा मिल गया उससे चलना है, गरीब है। तो मैंने कहा कि, मैंने पूछा उनसे कि आपने कैसे मुझे सोचा इसको, मैं तो हमेशा एक इंडस्ट्रियलिस्ट और एक बिजनेसमैन और एक बहुत रिच फादर जिसने सूट के अलावा नीचे पहने ही नहीं इतने बरसों तक, आपने मुझे कैसे सोच लिया कि मैं सिर्फ धोती कुर्ता में। तो उन्होंने कहा नहीं, आप थिएटर के आदमी हैं, हमको आपसे सारी उम्मीदें हैं और आप जरूर इसको निभाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने उसकी तैयारी की, मंत्र सीखे, और शुद्ध हिंदी, मैंने कहा कि शुद्ध हिंदी बोलूंगा मैं तो इसमें। कहते सर कौन समझेगा शुद्ध हिंदी। मैंने कहा सब समझेंगे, आप सब समझेंगे, आप ये को गलतफहमी है आपकी कि डायलॉग सिर्फ उर्दू और हिंदुस्तानी में लिखे जा सकते हैं, कैरेक्टर के हिसाब से लिखना चाहिए। ये कैरेक्टर नहीं अगर नहीं, ये पंडित बात है है, पंडित का पुजारी है, तो उसी भाषा में बोलेगा। तो मैंने फिर अपनी उर्दू हिंदी डिक्शनरी लेके मैं बैठ जाता था, मैं अपना डायलॉग्स को ठीक करता था। तो वो पसंद भी किया गया, तो वो उसमें मुझे बहुत पता है, वो काफी चला भी, और अभी मेरे ख्याल में रिपीट भी हो रहा है ये। इसके अलावा बहुत रेयरली ऐसे मौके मिले हैं जिसमें मैं, मुझे मजा आया है करने का। अच्छा, मधु मेहता जी ने एक अच्छा सवाल उठाया है, मैं वो जी तो जी। मेरे जहन में था ही आपसे डिस्कस हम्म, करूं। जी मधु मेहता जी का ये कहना है कि अब हिंदी नाटक क्यों नहीं होते हैं ज्यादा। और नहीं, हिंदी। अन्य देखिए, वो उनका कहना है मुंबई में कभी गुजराती नाटक के ग्रुप के द्वारा देखने को तो मिल जाते हैं। मेरा भी यही जी सवाल है राजीव जी। एक तो देखिए, मैंने जो जिक्र किया था ना कि उस समय कितने नाटककार थे, नाटक लिखते थे, जी मोहन जी जी राकेश थे या जी जी अन्य जी। अन्य भाषाओं के। लेकिन उनका हम्म, तो अलग अलग, जैसे विजय तेंदुलकर मराठी में लिखते थे, लेकिन हिंदी में उनका अनुवाद आता था और हिंदी में भी सारे आता था। अनवर, जी जी बिल्कुल। इसी तरह से बादल सर। लेकिन मूल रूप से हिंदी में नाटक लिखने की प्रथा कम क्यों हो गई, और बहुत अच्छे नाटक क्यों नहीं देखने को मिलते हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा सवाल है उनका। ये प्रश्न मैं लेखकों से पूछना चाहता हूं कि आप क्यों नहीं लिख रहे हैं। देखिए, हमको तो नाटक करना है, और हमको हिंदी में अगर करना है तो हम कोई भी भाषा में होगा, हमें उससे कोई परहेज नहीं है। अच्छा नाटक जिस भी भाषा में होगा, हम उसको ट्रांसलेट करेंगे, उसको एडेप्ट करेंगे। हम तो सारी भाषाओं, बल्कि विदेशी भाषाओं के नाटक भी होते हैं। परंतु दुर्भाग्य यह है कि हिंदी में नाटक लिखा तो जा रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत कम लिखा जा रहा है। और वो कई मर्तबा ऐसा लिखा जा रहा है कि सिर्फ पढ़ने योग्य है, वो करने योग्य नहीं है। कहानियां बहुत अच्छी लिखी जा रही है, ये बात जरूर,
कहानियां बहुत अच्छी लिखी जा रही हैं, बहुत बढ़िया लिखी जा रही हैं, अलग अलग विषयों पर, अलग अलग समस्याओं पर। तो उनको हम, इसलिए मैंने कहा ना, जो छोटी बड़ी बातें हैं वो सारा हिंदी कहानियों का है। तो ये बिल्कुल सही है उनका कहना, और मैं उनको यही कहूंगा कि लेखकों को लिखना चाहिए। लेखक नहीं लिख रहे हैं, बहुत कम लिखते हैं अभी। पिछला हिंदी, अ, एक हमारे मित्र हैं योगेश त्रिपाठी, जी 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 जिनका जी। नाटक भी साहित्य परिषद से पुरस्कृत हुआ था, चौथी सिगरेट। चौथी सिगरेट उसका चौथी काफी जी जी, लोकप्रिय रहा वो नाटक। जी लोकप्रिय जी। हुआ। उसको मैंने भी मंचित किया, बहुत अच्छा नाटक है वो। देखिए कितना, बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। मतलब सब्जेक्ट नया होना ही काफी नहीं है, ये बहुत सालों से प्रचलित है, विशेष तौर से हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, जिसमें बहुत से घोस्ट राइटर हुए हैं। नाम किसी का जाता है, लिखता कोई और है। उस पर ये नाटक है, लेखकों पर नाटक है, और बिजनेसमैन, ये दोनों का एक जो है वो, कैसे उनका एक होता है, बिजनेसमैन भी वही उसी तरह पॉपुलर होना चाहता है जैसा एक लेखक है या एक पत्रकार है। उस पर ये नाटक है, बहुत खूबसूरत नाटक है, ये हिंदी का नाटक है। इसके पहले मैंने हिंदी का नाटक, बाकी तो करते रहे, हिंदी का नाटक लिया मैंने, एक हमने किया था जंगल में खुलने वाली खिड़की। ये हम्म। किसका लिखा है मुझे याद नहीं आ रहा, हालांकि मैं अभिनय कर रहा था, डायरेक्टर किसी और ने कहा था। ये हिंदी का नाटक। ऐसे बहुत कम नाटक हैं जो हिंदी में है। और हिंदी में अगर नाटक लिखे भी जा रहे हैं तो वो सारे ऐतिहासिक नाटक हैं, या हमारे पौराणिक नाटक हैं, या फिर अभी लिखे जा रहे हैं लेटली, ये आपके हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो, जिन्होंने पूरी भूमिका निभाई है, उनके उसमें रखे जा रहे हैं। तो और वैसे मैं समझता हूं कि अ, ये वाकई प्योरली राइटर्स का एक सब्जेक्ट है। इस पे रंग कर्मियों या नाटककारों को, अपने निर्देशकों को, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये बताइए। कई बार अजय कहते भी हैं, सब्जेक्ट देते हैं हम, लेकिन फिर भी नहीं लिखते हैं लोग। जी अजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं पंजाब से। जी जी बहुत अच्छे जी। उपन्यासकार और नाटककार हैं। तो वो उनका कहना है कि जो रंगकर्मी हैं उनको खोज भी तो करनी पड़ेगी, कहाँ कहाँ पर नाटक वैसे लिखे जाते हैं। वो तो उन्होंने अपनी राय दी है। जी जी। जी जी जी, बिल्कुल सही उनका कहना है। मैं बराबर खोज करता रहता हूँ, बल्कि जो हमारी साइट्स हैं आपकी, प्रकाशन भी जो है, राजकमल प्रकाशन है, ऐसे जो है, या अमेजोन है, या इस पे मैं पूछता रहता हूँ, नहीं मिलते उसमें। या तो कोई ऐसा एक जरिया हो जिसपे हमें पूरे नाटकों की लिस्ट मिल जाए, तो हम बुलाते हैं, हमारे यहाँ जो किताब वाले हैं, बुक स्टोर्स हैं, उनसे हम कहते हैं कि हमको ये नाटक बुला के दो कभी। तो वो कहते हैं सर पता नहीं वो कहाँ है, एक दो कॉपी बुला लेते हैं आपको, और फिर वो आती नहीं है। ये थोड़ा सा एक मेरे ख्याल में कोई गड़बड़ है, आपस में कुछ तालमेल नहीं बन पा रहा है। परंतु हमें स्वागत है, अगर अगर ऐसे नाटक हैं यहाँ पर। मैं तो ढूंढता ही रहता हूँ, मैं तो लगातार पढ़ता ही रहता हूँ, बल्कि इस वक्त भी मेरे सिराने दो चार पांच नाटक तो रखे ही हैं जो मैं नए पढ़ता रहता हूँ। जी जी क्या बात है। बिल्कुल। अच्छा, जी एक जी और समस्या लग रही है कि और जो हम महसूस करते हैं, भारत में हम नाटकों को प्रोफेशनली प्रोफेशन के रूप में क्यों नहीं बना पा रहे हैं। रंगमंच को, अब देखिए सिनेमा में है, पैसा बहुत है, हम्म, ग्लैमर जी है, जी जान हम्म, पहचान है, और आपको पब्लिक फेम भी है। लेकिन हम्म, एक रंगकर्मी जो है हमेशा गरीब क्यों रहता है, और कभी कभी उतने आर्थिक साधन भी नहीं होते हैं कि आप उसको हम्म, बहुत बड़े फलक पर नाटकों को कर सकें। कारण जी क्या है जी इसके, मूल समस्या क्या है इसकी। ये बिल्कुल सही है आपका कहना। मेरे ख्याल में ये सही है कि रंगकर्मी जो है वो आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं है, और हमेशा उन्हें राज्याश्रय की प्राप्ति के लिए कोशिश करते रहनी पड़ती है। वैसे भारत सरकार ने या राज्य सरकारों ने बहुत सी ऐसी स्कीम्स निकाली हैं, तो लेकिन फिर भी वो उतना सक्षम नहीं है जितनी दूसरी भाषाओं में, जैसे मान लीजिए गुजराती नाटक है या मराठी नाटक है। उनका एक डेफिनेट एक दर्शक समूह भी है, और लेखक भी हैं वहां पर। तो इस तरीके से
बहुत अच्छा चलता है। हिंदी में बहुत कमजोरी है, ये बात बिल्कुल सही है। हिंदी में, बांग्ला में भी बहुत नाटक होते हैं, बहुत अच्छे लाके नाटक लिखे भी जाते हैं, पुराने भी लिखे गए हैं, रिपीट भी होते हैं। लेकिन हिंदी में ये एक दुर्भाग्य है हमारा कि प्रोफेशनल नाटककार बहुत कम होते हैं। बस ये कि ग्रांट पे डिपेंड करते हैं और रेपेट्रीज चलाते हैं, इस तरीके से वो किसी तरीके से चलाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ हैं बंबई में, मैं जैसे हैं बंबई में हमारे एक मित्र हैं, यात्री थिएटर ग्रुप चलाते हैं, ओम कटारे, लगातार जी नाटक करते हैं, ये लगातार करते हैं और अच्छा काम है उनका। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत तो बहुत अ, इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें वही नहीं होता कि एक मालिक बन के बैठ गया और वो नाटक कंपनी चला रहा है। वो पुराना जमाना हुआ करता था, लेकिन अभी नहीं जी चलता। दिनेश ठाकुर का ग्रुप चलता है, उनकी पत्नी चलाती हैं प्रीता जी, वो भी अच्छा चल रहा है। नादिरा जी का ग्रुप चलता है हिंदी नाटक का। भाई ये दो तीन ही नाटक, हिंदी नाटक के ग्रुप हैं वहां। अंग्रेजी नाटक चलता है, म्यूजिकल चलते हैं, लेकिन नाटक हिंदी तो चलते रहते हैं। पृथ्वी में तो काफी होते हैं, मैंने भी किया है। मेरा एक नाटक, हालांकि वो भी मराठी नाटक था, वसंत कानेटकर का छू मंतर, तो यात्री के साथ ही करता था मैं बंबई में जब था। 300-350 शो उसके मैंने किए थे वहां पर, अलग अलग जगह में। तो ऐसे चलते हैं, लेकिन फिर भी वो जो उनका कहना बिल्कुल सही है कि प्रोफेशनल, और मैं बता दूं ये प्रोफेशनल थिएटर जो है हिंदी में चल नहीं पाएगा, चलेगा नहीं, क्योंकि उसको कई मर्तबा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि यार हमको इस महीने, अब हम नौकर तो रख नहीं सकते किसी को कि भाई तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। वो तो अपने ही को ही करना पड़ता है, अपना इंटरेस्ट है। तो उस तरीके से वो इसी तरीके से चलेगा और इसी तरीके से पनपेगा और इसी तरह से वो इम्प्रूव होता जाएगा। अगर प्रोफेशनल ग्रुप हो गया तो उसके बहुत से बढ़ जाती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, ऐसा मैंने जी जी। सोचा नहीं, इसका है। हाँ, एक और कारण भी है ना राजीव जी। जी हम जी। लोग यानी दर्शक लोग भी इसके लिए इस रूप में हाँ, जिम्मेदार हैं कि हम जी हमेशा फ्री में देखना चाहते हैं, टिकट बिल्कुल नहीं सही है आपका खरीदे। कहना, बिल्कुल सही है। ये अच्छा, दूसरा तो फिर जब क्या है कि हमारे यहाँ जैसे मध्य प्रदेश में एक जमाना था, जब मैंने बता रहा हूँ कारण जी ने जब वर्कशॉप की थी, उसके बाद जब थिएटर यहाँ शुरू हुआ, धीरे धीरे 2 4 5 ग्रुप बन गए। तो यहाँ के जो संस्कृति या शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता था, उन्होंने टिकट लगाना शुरू किया। 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए टिकट लगाते थे, और वो स्वयं टिकट लेके जाते थे सचिव। और एक मरतबा तो ये हुआ था कि मुख्यमंत्री ने भी टिकट लिए हैं हमारे यहाँ। धीरे धीरे वो प्रथा हो गई थी, आईएएस के लोग या जितने भी आते थे सबको टिकट लेना आवश्यक है, 5 रुपए 10 रुपए जो भी टिकट हो। हमने 1 रुपए टिकट लगा के किया, 1 रुपए 2 रुपए टिकट, और लोग टिकट देके आते थे। भले ही उससे खर्चा नहीं निकलता था, लेकिन फिर भी। फिर क्या हुआ पता नहीं, धीरे धीरे बीच में क्या हो गया, ये जो ग्रांट्स मिलना शुरू हो गई, तो उनकी हम्म एक होगी कि भाई हमको 5 शो करना है, 4 शो करना है, और फिर उनको रिपोर्ट भेजना है, तब हमको बाकी पैसा मिलेगा। तो उन्होंने फ्री हम्म, में करना शुरू कर दिया। ओहो मैं जब आया कि मैंने कहा ये क्या है भाई, ये तो हमको तो पैसा भले ही ना निकले, हम तो पैसा टिकट लेंगे। तो मैं अभी टिकट से करता हूँ, मेरे साथ साथ धीरे धीरे शुरू हुए हैं 2 4 5 और मंडलियां हैं जो सहयोग राशि के नाम पे डब्बा रख देती हैं। कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते। तो ये फ्री में देखने की, हालांकि 5 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए में क्या जाता है जेब में। आप बताइए, आज वो सिनेमा देखने जाते हैं तो 200 500 रुपए तो यूं ही खर्च हो जाते हैं। तो आने ये तो जाने में ही मनोरंजन दो के, तीन हजार रुपए खर्च होते जी जी, हैं होगा राजीव। खर्च है, खाना पीना ये सब। तो हम तो भाई बहुत ही, तो ऐसा नहीं है, लेकिन लोग पता नहीं क्यों डरते हैं कि हम टिकट लगाएंगे तो कोई आएगा नहीं। ये इन लोगों को जरा धक्का दे रहा हूं मैं आजकल, हमारे हम भोपाल में तो दे ही रहा हूँ। जी जी जी। अच्छा, अजय तो अजय राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं। हम्म, उनका एक कमेंट आया है, इस पर आपकी जी टिप्पणी चाहूंगा। जी नए बिल्कुल। हिंदी हाँ, नाटक और कहानियां कई बार सही जगह नहीं पहुंच पाते, सिर्फ फिल्मों हाँ, में जाकर कहानियां या नाटक अपना मुकाम प्राप्त करते हैं। सिर्फ ऐसा हाँ, क्यों है? नए कहानीकारों नाटकों से संपर्क साधने के लिए हमें सही तरीके खोजने होंगे। जी बिल्कुल सही है उनका कहना, सही तरीके खोजना पड़ेंगे। लेकिन वो जो अच्छे नाटककार हैं, अच्छे हैं, उनकी भी ये थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो कम से कम अपने नाटक के बारे में, जो ट्रुप्स हैं हिंदुस्तान के जो हिंदी नाटक कर रहे हैं, उनके पास खबर तो पहुंचाएं, है ना,
कि भाई हम ये नाटक लिखे हैं, आप इसको जरा ट्राई करें, इसको करें। अब बहुत से नाटककारों का ये रहता है कि मेरी कहानी जो है वो फिल्म या आजकल वेब सीरीज बहुत बनने लगी हैं, इस बहुत पे भी ज्यादा काम। हाँ, तो ये वो तो सारे वो तो एक और हाँ, जरिया खुल गया ना। जी जी। जी जी जी। तो ये ऐसी बात नहीं है, हिंदी नाटककारों का या कहानीकारों का ये तो हो गया है। तो हमको भी कुछ मतलब उसमें से मिल जाए तो हम जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, मजा आएगा हमको करने में, मजा नई नई आएगा। चीजें अच्छा, नए सब्जेक्ट में। वेब सीरीज में आपका कुछ कोई ऑफर वगैरह नहीं आया आपको क्या? नहीं, आते रहते आजकल हैं, तो लेकिन वो क्या है, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग रहना साहब, मैं अभी थोड़ा हम्म, सा जरा पीछे हट गया हूँ उस मामले में। एक दो कुछ की है मैंने, करता रहता हूँ छोटा मोटा, लेकिन मेरे को मजा नहीं आता उस पे। क्या है वो, अब वो इत्मीनान वाली जिंदगी है कि भाई सुबह अपनी एक बातचीत और चर्चाएं करते हैं हम दोनों, फिर उसके बाद हमारी 11 बजे से रिहर्सल शुरू होती है एक प्ले की, और फिर शाम को हमारी दिन में फिर और दूसरे काम, और फिर शाम को 4-5 बजे से फिर रिहर्सल शुरू हो जाती है, और बीच बीच में शोज भी आते रहते हैं इधर उधर। तो इसमें व्यस्तताएं ऐसी हैं, और आप जानते हैं कि शूटिंग की डेट तो आगे पीछे हो सकती है, लेकिन शो की अगर फिक्स हो गया है तो उसकी डेट इधर उधर नहीं होती। तो नहीं इससे होती। जरा फर्क पड़ता है, तो वी जस्ट वांट टू बी रिलैक्स एंड एंजॉय अवर थिएटर एंड बस। शाम को हमेशा मंडली जमा होती है हमारे यहाँ, सब लोग 10-20 लोग रहते ही हैं। क्या अ, बात। मेरे घर में ही रिहर्सल नीचे होती है, थिएटर पे बातें होती हैं, नए नए नाटकों पे बातें होती हैं, कोई पढ़ के आता है वो बताता है कि भैया ये नाटक अच्छा है, तो ये चलता रहता है हमारे यहाँ सत्संग, अच्छा तो लगता है ये। आपका इतना जिंदगी का अनुभव है, सिनेमा का भी, रंगमंच का भी, तो जो हमारी नई पीढ़ी है, जो विशेषकर नाटकों और सिनेमा में रुचि रखते हैं, तो जी। उनके लिए कोई गुरु मंत्र दीजिए ना, कि वो हताश ना हो, और अपने नहीं नहीं, मतलब अपने जीवन का लक्ष्य कैसे वो रंगमंच और सिनेमा को बना सकते हैं, ताकि उसमें उनको सफलता मिले। जी जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि ये एक विधा है जो बाकी शिक्षाओं के साथ साथ चल सकती है। अगर मान लीजिए इसको प्रोफेशन नहीं बनाना है, तो आप अपना एजुकेशन पूरा कीजिए, उसके साथ साथ आपको जरूर वक्त मिलेगा कि आप खाली वक्त में, अगर मान लीजिए हम दूसरा कोई काम करते हैं, यहाँ से रेस्टोरेंट में जाते हैं या गप्पे करते हैं या बैठ के कुछ और करते हैं, तो थिएटर एक ऐसी चीज है, आप थिएटर को उस तरीके से सपोर्ट भी हो जाएगा, आप देखेंगे भी, उसका आनंद भी लेंगे, और हो सकता है कि आपको अगर शौक हो तो वर्कशॉप होती रहती है, हर शहर में इस वक्त वर्कशॉप होती है, हमारे मध्य प्रदेश में तो चलती ही रहती है, और बाहर भी मुझे चलती रहती है। इसके अलावा ड्रामा स्कूल, अगर आपको वाकई प्रोफेशन में जाना है तो थिएटर ड्रामा स्कूल्स हैं, नेशनल स्कूल ड्रामा तो है ही, उसके अलावा पूरे देश में अलग अलग स्कूल्स हैं, हमारे यहाँ 2 स्कूल्स हैं, इसके अलावा बम्बई में भी स्कूल्स हैं। प्रोफेशनली आप पूरी तरह से तैयार हो जाए, इसको प्रोफेशन बनाना है, और इसमें अपनी पढ़ाई पूरी करें, ग्रेजुएशन पूरा करें, और अगर इसी प्रोफेशन में बम्बई जाना है या जो जहां भी जाना है, तो उसके लिए आप इस तरह तैयार हो कि आपको किसी पर निर्भर ना रहना पड़े फाइनेंशियली। क्या बात, क्योंकि बहुत वो बढ़िया। निर्भर रहने में क्या है कि आप या तो खुद काम कर सकते हैं, उसके साथ साथ अपने कैरियर को परस्यू कर सकते हैं। अगर निर्भर नहीं रहना है तो फिर आप इंडिपेंडेंट, आपको करना पड़ेगा कुछ काम, अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ानी पड़ेगी उस तरीके से, और आप स्ट्रगल साथ में कर सकते हैं। और नहीं तो फिर होगा क्या कि माँ बाप के पैसे बर्बाद होंगे। बम्बई में रहना, खाना पीना, स्ट्रगल करना, बहुत खर्चीला काम। एक एक कमरे में 4-4, 5-5, 6-6 लड़के रहते हैं बेचारे, और फिर दिन भर स्ट्रगल करते हैं। कहीं इक्का दुक्का कोई काम मिल गया तो ठीक है, कुछ काम चल जाता है, लेकिन लगातार काम मिले ये भी कोई जरूरी नहीं। इसलिए मेरा ये कहना है कि अभिनय के साथ साथ आप एडिटिंग, फोटोग्राफी, क्या और बात। ये असिस्टेंट डायरेक्शन में बहुत काम है, असिस्टेंट्स का बहुत काम है, कई तरह के इस तरह के काम है अदर देन एक्टिंग। उसमें अगर आप कुछ प्रवीणता हासिल कर लेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी, साथ में आपका स्ट्रगल अभिनय के लिए चलता रहेगा। लेकिन ये ना माने कि आपको अगर एक काम मिल गया है या शुरुआत हो गई है तो आपको लगातार काम मिलता जाएगा, ये मेरा कहना है उनसे।
क्योंकि ये बड़ी प्रोफेशनली इट इज नॉट अ सिक्योर्ड लाइन। खास तौर से थिएटर में अलबत्ता आप मजे के लिए करते रहें हमेशा, क्योंकि वो एक उस वक्त समझ में आ जाता है जब आपकी रोजी रोटी आपके सामने होती है, या आपको खाने पीने रहने और व्यवस्थाओं के लिए पैसे चाहिए, तो ये सब चीजें जो हैं आपको थिएटर नहीं दे सकता फिलहाल। खासतौर से हिंदी थिएटर तो नहीं दे सकता, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए दोनों काम जो है आप उसको साथ साथ करें, तो आपका मन भी लगा रहेगा, आपको आनंद भी आएगा, और ये आपका जिंदगी भर साथ देगा। परंतु वो अगर इसी के पीछे लग जाएंगे कि इसको प्रोफेशन बनाना है, तो फिर आपको पूरी तरह से तैयार होके जाना है, और ये सोच के जाना है कि हम भैया मैं मरूं या मिटूं। तो वो एक क्या तो उसमें फिर आप रिस्क तो है कि उतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बहुत अच्छी जी जी बात जी कही जी आपने। जी जी। तो अच्छा, आपको अपनी जिंदगी में कभी अपना थिएटर ग्रुप लेकर कहीं भारत से बाहर जाने का कुछ मौका मिला? नहीं जी, मैं नहीं मौका मिला, इसलिए कि मैं अ, जब मुंबई में था तो 30-35 साल मैं 30 साल लगभग मैं बहुत कम थिएटर कर पाया। अब जाके शुरुआत हुई है मुझे। बाहर जाने का मौका मुझे नहीं मिला। बस देश में ही घूमता रहता हूँ। खासतौर से मध्य प्रदेश में तो पूरा ही घूमा हूं मैं लगभग, और मेरे को मौका बाद में नहीं तो अब आपने ये बिल्कुल पक्का इरादा कर लिया कि अब आप सिनेमा में किसी फिल्म वगैरह में काम नहीं करेंगे, मिला। नहीं नहीं, या पक्का वेट कर इरादा रहे नहीं हैं है। कुछ? अच्छा 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 अच्छा। मजेदार काम मिले मुझे तो ही मैं हाय, करूंगा, क्या बात है। अदरवाइज तो मैं इसमें बहुत आनंद में हूँ। क्योंकि कई मरतबा मुझे वहां लगा कि मुझे डायरेक्शन वहां करना चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि डायरेक्टर होने में बड़ी, फिल्म का या सीरियल का डायरेक्टर होना बड़ा एक अलग ही स्ट्रगल है उसका। और ये बड़ा सुकून का काम है, आप जाइए, लाइनें पढ़िए, अपना लाइनें पढ़ के आ जाइए। थिएटर में अलबत्ता मैं बहुत आनंद में हूँ इस वक्त। डायरेक्टर ही हूँ, मैं डायरेक्टर ही हूँ। कभी कभी मौका लगता है मुझे करने का, क्योंकि कभी कोई जैसा कि होता है, कभी किसी को एक्टर नहीं आता है, या कुछ गड़बड़ हो जाती है, वो नहीं आ पा रहा है, तो वो मैं बीच बीच में छोटे मोटे रोल कर लेता हूँ बीच में। अदरवाइज और मैं बैठ के अपना अपना थिएटर जो है शाम को जब मेरे मेरे उसकी प्रस्तुति होती है जहां भी हो, तो मैं सामने एक दर्शक की तौर पर बैठ के बड़े आनंद लेता हूँ अपना। और ये मेरे बच्चे लोग कहते हैं कि आप तो सब इतने, जैसे एक प्ले है मेरा, कॉमेडी प्ले है भागवंती भाग, तो वो एक अच्छा है, वो एक तरीके से कैश क्रॉप्स है, वो महीने में एक शो उसका हो जाता है सब जगह। तो लोग कहते हैं कि आप इतने शोज देखे, पर पता नहीं कि 50 एक शो हो गए उसके, तो हर शो में बाहर सामने बैठ के दर्शकों में देखता हूं मैं, और हर शो को एंजॉय करता हूं। क्या तो ये बात है। एक चीज है। कहते हैं आप हर बार कैसे इतना उतने ही मजे लेते हैं, उतने ही हंसते हैं। तो मैंने कहा यही तो आनंद है। हर बार कुछ आज ना कुछ नई चीज आजकल मुझे आजकल दिखती कौन सा प्रोजेक्ट आपका नाटक का चल रहा है, जिसका है। आपने कहा ना आज रिहर्सल चल रहा है आजकल आपका? जी जी, रिहर्सल तो मेरी उसकी चल रही, छोटी बड़ी बातें। इसमें हम्म 3 हम्म। शॉर्ट प्लेज हैं। अ, एक तो है, उसका नाम जर्नलिस्ट पर है वो, उसमें सलीम काश तो मेरे एडिटर होते, ये उसका नाम है छोटे शॉर्ट प्लेस का। और एक है कुछ तो कहिए, ये हस्बैंड हम्म। वाइफ के ऊपर है। जी जी। जी, हस्बैंड वाइफ और उसके बच्चे हैं। पत्नी को बच्चे और पति जो है वो एक घर में जरूरी चीज समझते जरूर है औरत को, लेकिन वो धीरे 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 जो है ना, वो सिर्फ उनके काम करने के लिए ही उनका उसको याद करते हैं। बच्चे आते हैं तो मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, खाना बना दो, फलाना कर दो। और पति आता है तो मेरे कपड़े ठीक कर दो, ये कर दो। उसको रियलाइज कराने के लिए कि भाई औरत जो है वो एक पत्नी भी है, एक प्रेमिका भी है। इस पर एक छोटी सी कहानी है, कुछ तो कहिए। और एक कॉमेडी है, अटैची केस, जिसमें हस्बैंड हम्म। वाइफ है। क्या बात है। वो कॉमेडी है, थोड़ा सा कॉमेडी है, लेकिन उसमें ये भी है कि जो हस्बैंड के रिलेशन आते हैं, रिश्तेदार आना आते हैं, तो पत्नी नाक बहुत से कोड़ लेती है, और पत्नी के रिश्तेदार आना आ रहे होते हैं तो पति नाक मुंह से कोड़ लेता है, बड़ी खुश हो जाती है वो। तो इस पर एक छोटी सी, एक आधा घंटे की, आधा भी घंटे भी नहीं, 20 मिनट की कॉमेडी है। ये कोलाज है अलग अलग, ये चल रहा है। एक मेरा नाटक है जो, जिसकी तैयारी चल रही है, जिस पे काम शुरू हो गया है। मीरा कांत एक राइटर है कश्मीर की, उनका जी एक जी। नाटक है। जी, उनका एक नाटक है
कंधे पर बैठा शाप, ये कालिदास के अंतिम दिनों पर एक नाटक है, और वो मैं कर रहा हूँ उसको। उसकी तैयारी शुरू हो गई है। मीरा वो खान जी तो थोड़ा संभवतः दिल्ली में रहती है, दिल्ली में रहती है। दिल्ली में रहती हैं, है कश्मीरी, उनसे बात भी जी हुई जी मेरी। वो नाटक जी मैं कर रहा हूँ, उसकी तैयारी चल जी रही है जी, अभी मेरी। जी। ये दो बहुत बढ़िया। नाटक है, एक और कॉमेडी नाटक है मराठी का। मैंने कहा ना, हिंदी में कॉमेडी नाटक ही नहीं मिल रहे, मैं क्या बताऊं। तो वो मराठी का नाटक है, उसको मैं ट्रांसलेट करवाया हूँ। प्रेम का यही तो मजा है। तो क्या बात है। वो भी, उसकी तैयारी चल रही है। तो ये 3 नाटक इस साल के मेरे आ, हैं। अब देखिए कितना कर पाते हैं। नहीं अच्छा, अब नाटकों के साथ तो आप सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, और भी जी। कोई आपका आपका शगुल होगा, कोई आपकी और हॉबी रुचि होगी किसमें? म्यूजिक, म्यूजिक सुनना, हम्म। और जितने कार्यक्रम यहाँ होते हैं आसपास, उसमें जैसी समय अगर होता है तो मैं शिरकत करता हूँ। अभी मैं कल ही इंदौर से लौटा हूँ, आपको बताया मैंने। वहाँ, जी जी। यहाँ एक बहुत बड़े नृत्यकार हैं, पुरु ददीच, डॉक्टर पुरु ददीच, कथक के महागुरु हैं वो। उन्हें क्या बात पद्मश्री भी मिला हुआ है, और है। कालिदास सम्मान तो खैर मुझे भी मिल गया है, रंगकर में। उनको कथक में मिला है। तो उनका एक प्रस्तुति थी संपूर्ण रामायण, जो उन्होंने कथा कथन शैली में प्रस्तुत की है वहां इंदौर में। तो परसों उसका शो था, वो शो देखने गया था मैं और पत्नी दोनों गए थे। बड़ा सुंदर अद्भुत प्रस्तुति थी, पूरी कथक में। उनका कहना है ये कथा कथन शैली जो है, कथक जो है, ये बहुत प्राचीन नृत्य है। ये वैसे भी कथक, कथन कथक से ही मिलता है। उनका कहना ये है कि लव कुश के समय से ये है, क्योंकि लव कुश को जब ऋषि ने भेजा था, और उन्होंने जो राम कथा, अश्वमेघ यज्ञ में राम कथा गाकर सुनाई थी दोनों ने, तब से ये कथक का शैली है। तो उस शैली में उन्होंने उस पूरी संपूर्ण रामायण को, राम के जन्म से लेकर, और जन्म के पूर्व से लेकर, और रावण वध और राज तिलक तक उन्होंने पूरा किया था। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रस्तुति। तो ऐसी ही मैं देखता रहता हूँ। पहले मैं किसी जमाने में जब यंग था यहाँ पर, तो मैं सारे संगीत, जितने भी संगीत के कार्यक्रम होते थे, नृत्य के कार्यक्रम होते थे, शासन के और जो भी, वो सबको मैं प्रेजेंट करता था। तब से क्या मुझे बात। शौक लगा था ये गाना सुनने का, क्लासिकल, अच्छा, खासतौर स्वयं से कभी क्लासिक। कभी कभी खुद गाने का कभी कुछ अरे तो। साहब, मेरी बड़ी तबीयत थी, मैं गाऊं, मैं गाना सीखूं। हमारे यहाँ हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ मित्र थे, मेरे पूज्य उस्ताद अब्दुल लतीफ खान साहब। आपने सुना अरे होगा क्या। नाम, अरे सारंगी वादक थे। तो वो जी जी हमारे बड़े बहुत ही घनिष्ठ थे, वो आकाशवाणी भोपाल में ही थे। तो जी जी मैंने जी। वो हमारे घर में, हमारे जहाँ होटल है मेरा, उसमें क्लासेस लेते थे वो संगीत की। तो मैं बहुत पीछे पड़ा था, खान साहब मुझे गाना सिखा दीजिए। तो एक बार जब मैंने कहा उनसे, खान साहब मुझे गाना सिखा दीजिए प्लीज, तो इतना जोर से हंसे थे, तो मुझे बड़ी हम्म। शर्म आई। तब से क्यों? मैंने नहीं, हंसे क्यों थे वो? आपकी तो अरे माशाल्लाह ऐसे इतनी ही बहुत हंसे। अच्छी आवाज। तो वो मुझसे कहते थे कि नहीं, आपका तो जो, आप जो डायलॉग बोलते हैं, वो भी एक संगीतमय डायलॉग होता है, ऐसी बात थोड़ी है। क्या हर क्या चीज बात में है। संगीत होता है। तो ये मुझे, तो तब से फिर मैंने छोड़ दिया था। हालांकि संगीत में, हर नहीं, नाटक में मेरा कभी संगीत कभी होता है। कभार तो थोड़ा बहुत गाया होगा। नहीं, नहीं गाया, नहीं गाया, मैंने नहीं अच्छा गाया अच्छा कभी, अच्छा। फिर उस हिम्मत नहीं होती तब। अब वो जैसा बोलते हैं ना कि हर आदमी जो है बाथरूम में सुर में हो जाता है, लेकिन बाथरूम के बाहर बेसुरा हो जाता है। तो वो हाल अच्छा, है। चलिए अब हमारा कार्यक्रम अब समापन की ओर आ रहा है। तो जी अपने जी। जीवन का कोई ऐसी रोचक घटना सुनाइए, क्या क्या याद करूं उसमें, जो बहुत ही आपके मानस पटल पर जो वो घटना अभी भी मतलब अंकित है, बिल्कुल आपको याद है। अरे ऐसी तो बहुत सी घटनाएं हैं, मैं क्या कहूँ। अ, जैसे मैं बता रहा था कि मैं और पत्नी किंग लेयर कर रहे थे, कारन जी की उपस्थिति में। उन्होंने जी बहुत जी। बड़ा, वो हमारे यहाँ एक मध्य प्रदेश में एक होता था रजत रंग। हम्म। मतलब रजत रंग मतलब ये कि मध्य प्रदेश की सिल्वर जुबली पर ये हुआ था, जिसमें सारे देश से अलग अलग भाषाओं के नाटक आए थे। और उसमें मध्य प्रदेश की तरफ से ये
प्रस्तुत किया गया था, राजा पगला तीन बेटियां, जिसमें किंग लेयर को हिंदी रूपांतरण किया गया था। मैं उसमें किंग लेयर था। मेरी तीन बेटियां थी। बड़ी बेटी मेरी पत्नी बनी थी और बाकी दो और बेटियां। तो वो जब वो मंच था, खुले मंच था, उसमें करीब 5-7 हजार दर्शक थे। दो शो हुए थे उसके। क्या बात है। तो पहले शो में हुआ ये कि वो जब राजा को, लियर को, उसकी बेटियां घर से निकाल देती हैं, बड़ी बेटियां, और वो जंगल में ठोकर होकर खाता है या जो भी है, तो उसके पहले, निकलने के पहले, वो अपनी बेटियों को श्राप देता है। कहता है, आज से तुम मेरी बेटी नहीं, ऐसा कुछ डायलॉग था। तो मैं, पता नहीं मेरे मुंह से क्या निकला वहां पर शो में, कि आज से तुम मेरी पत्नी नहीं। और मैं रीता जी को बोल रहा था, आज से तुम मेरी पत्नी नहीं, और ये कह के मैं जंगल में निकल जाता हूँ। पूरा हॉल हंस पड़ा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है, ये क्या, हंसे क्यों है। बल्कि इतना सीरियस था मैं तो। घर से निकाला गया जा रहा हूं और राजा जो है दर बदर की ठोकरें खाएगा। तो उन्होंने कहा, आज से मैं तुम मेरी पत्नी नहीं, और ये कह के मैं बाहर निकल जाता हूँ। और अंदर बैक स्टेज पहुंचा तो पूरा हॉल हंस रहा है। पूरे मतलब 5-7 हजार लोग थे। सबको पता था कि हम पति पत्नी हैं। वो अंदर आके वो मेरे और बाकी लोग थे, भैया आप ये क्या कहा है। मैंने क्या कहा। कहले, तो आपने कह दिया कि आज से मेरी बेटी, बेटी की नहीं के बदले आज से मेरी पत्नी नहीं बोल दिया। तो ये क्या ये ऐसा ये इंसिडेंट है जो हमेशा अगले दिन का अखबार में भी कहीं टिप्पणी आई थी। एनीवे, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, छोटी 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 छोटी। एक बड़ी मजेदार घटना है, उस समय जी प्रॉम्प्टिंग हुआ करती थी। जी जी, बहुत ज्यादा, मतलब हाँ जी, डायलॉग्स यहाँ प्रॉम्प्टिंग बहुत कहाँ जरूरी रहते थी। थे। जी जी हाँ, बल्कि एक हमारे यहाँ थे श्याम सुंदर शर्मा, बहुत ही सीनियर थिएटर आर्टिस्ट थे। उनकी जी तो जी। आदत थी कि वो अच्छा। जब डायलॉग भूल जाते थे या प्रॉम्प्टर की आवाज नहीं आई, तो वो एग्जिट लेते थे। एग्जिट लेके अंदर जाके, और वो उससे बोलते थे, बता आगे मेरी लाइन क्या है, और फिर बाहर आके बोलते। तो ये ऐसी कई चीजें हैं। तो मेरा प्ले था सखाराम बाइंडर, इंदौर में। जी जी जी, विजय तो तेंदुलकर प्रॉम्प्टर का। हमने, जी जी, विजय तेंदुलकर का सखाराम बाइंडर था। तो अंदर जी। प्रॉम्प्टर बैठा था। अब प्रॉम्प्टर की आवाज थोड़ी तेज हो गई होगी। तो हम्म। बहरहाल अगले रोज अखबार में ये खबर आई, बॉक्स, बहुत अच्छा प्ले हुआ, सब लोगों ने देखा, दर्शकों ने पूरा प्ले एंजॉय किया और प्रॉम्प्टिंग भी एंजॉय की। ये ये अच्छा तो इस है। तरह से, वैसे जी तो जी। बहुत से कॉलेज के जमाने के छोटे छोटे बहुत से किस्से हैं जैसे क्या होते हैं। क्या बात है। बाकी याद तो बहुत आते हैं, कई मर्तबा बहुत बहुत है। डायलॉग। जी चलिए, जी हम कार्यक्रम तो अब समाप्त करेंगे, लेकिन हमारे जी कई जी। मित्रों का ये कहना है कि राजीव जी से हाँ। कहिए कि मैंने प्यार किया में से कोई एक अच्छा सा डायलॉग सुनाए। अच्छा। हाँ, मुझे कुछ याद नहीं है। थोड़ा सा देखिए, सुनाइए। अच्छा, जी देखिए, जी जी। मेरे ख्याल में 30 साल से ज्यादा हो गए। जी 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 मैं जी एक अपना, मेरा एक प्ले है, हालांकि वो भी जी मराठी प्ले का एडेप्टेशन है, जी जी। काले तस्मै नमा, हाँ जी, बहुत बढ़िया। जी, जिसपे वो फिल्म तो भी बनी है। वो तो अमोल पालेकर ने इस पे फिल्म बनाई थी। उस जी अनकही, अनकही एक जी फिल्म जी। बनाई थी। ये बहुत बड़े ज्योतिषी थे जो थे। खांडोलकर, और खांडोलकर का या क्या नाम था उनका, नाटककार। हाँ जी, ऐसे उनका बहुत नाटक बड़ा नाम था। तो बहुत बहुत बड़ा बड़े नाम। ज्योतिषी थे, दरवाजे पे अगर घंटी भी बजती थी तो बता देते थे कौन। तो हम्म। वो एक कहानी है, उसमें ज्योतिषों, ज्योतिष थे, महान ज्योतिषी थे, और उनका पुत्र जो था, उसके कुंडी में ये था कि पुत्र की पहली पत्नी जो है वो मर जाएगी। मर तो जाएगी। बहरहाल वो, हाँ, इसलिए वो मना करते हैं, वो प्रेमिका से शादी करना चाहता है तो वो मना करते हैं कि तुम्हारी कुंडली में ये है। तो वो एक षड्यंत्र रचता है। ज्योतिषी के एक वो थे मित्र, बचपन के मित्र, जिनकी एक बच्ची मेंटली उसकी थोड़ी बेटी सी, के साथ पहले शादी हाँ, करते थे। हाँ। शादी करता है। जी जी तो जी इसके जी। बाद खैर और भी कहानी है। मराठी का नाटक तो आप जानते हैं, थोड़ा सा लंबा होता है। उसमें ये कहानी थी कि वो फिर बाद में जब शादी हो जाती है तो वो लड़की को करते हैं प्रेरित, एक जर्नलिस्ट आता है घर में कि आप तू इसके साथ भाग जा। बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन मैंने इसको पूरा खत्म कर दिया था, इसको काट दिया था, और इसको थोड़ा सा आज के जमाने के हिसाब से मैंने पॉजिटिव कर दिया था। और उसमें जो मैंने लाइनें लिखी थी अपने लिए, क्या बात आ, है। वो थोड़ी सी उसमें से भी ली थी, और थोड़ी वो कहा, वो मैं आखिरी का वो डायलॉग सोलिलोकी है जो हाँ, बस बस। अंततः आखिर में हाँ। वो कहता है। वो जी जी। वो ये कहता है कि उसी अंदाज में कहिए।
हाँ, उसी अंदाज में कहता हूं। वो ये कहता है कि जन्म कुंडली के अनुसार आपके जीवन में सब कुछ निश्चित है। यह कहकर हम ज्योतिषी तो अलग हो जाते हैं, अपने हाथ झटकार लेते हैं, परंतु उसका क्या जो ये सब भोगता रहता है। केवल ये कहकर हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते कि भाग का लिखा तो हर व्यक्ति को भोगना ही पड़ेगा, चाहे जानकर चाहे अनजाने में। हम तो केवल चेतावनी देते हैं, परंतु ये चेतावनी उस व्यक्ति के किस काम की जब हम कुछ भी करने में असमर्थ हैं। यदि आदमी को यह पता ही ना चले कि उसके जीवन में आगे क्या होने वाला है, तो कम से कम एक उम्मीद तो बनी रहती है, लड़ने की ताकत रहती है, भरोसा रहता है अपने आप पर, दूसरों की मदद पर। परंतु हम उसका भविष्य बताकर उसकी सारी ताकत, सारा भरोसा छीन लेते हैं। परंतु इस सब से ज्योतिषाचार को क्या मतलब? क्या हुआ है और क्या होने वाला है, हमारा शास्त्र तो केवल इतना ही पकड़ सकता है, लेकिन ये क्यों हुआ है और क्यों होने वाला है, इसका उत्तर ज्योतिष शास्त्र के पास नहीं है। अजीब है ये शास्त्र जिसके पास केवल आधा उत्तर है, और अजीब है ये काल जो बाकी आधा बताने के लिए तैयार नहीं। मैंने अपने आप से पूछा कि आधा उत्तर देने की आवश्यकता क्या है? जब जीवन में सब कुछ पहले से निश्चित है, तो रात दिन की खोजबीन, विज्ञान के नए नए आविष्कार, जीवन को बचाने की, जीवन को संभालने की नई नई तरकीबें आखिर किस लिए? जिसे हम भाग कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, गणित कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अगर ये आदमी के दुख दर्द की केवल जांच पड़ताल कर सकता है, उससे बचने का रास्ता नहीं दिखा सकता, तो क्या अर्थ है, क्या मतलब है ऐसे शास्त्र का, ऐसे विज्ञान का, ऐसे गणित का? बहुत सोच विचार करने के पश्चात भी मैं अपने इसी प्रश्न का उत्तर नहीं खोज पाया, और बस उसी दिन से मैंने अधूरा शास्त्रीय कार्य करना छोड़ दिया। और इसी के कारण देखिए, आज मेरे प्रिय मित्र वन्या बाबू की पुत्री और मेरी बहू जीवित है, और मैं अपने पोते पोतियों के साथ खेल पा रहा हूं। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद कि तूने मेरी समय पर आंखें खोल दी। तुझे बारंबार साष्टांग प्रणाम। जय हो। क्या ये मेरी अंतिम सोलिलोकी थी। बहुत बढ़िया, आपको बहुत याद है अभी राजीव जी। जी, क्या बात ये मेरी सोलिलोकी, क्योंकि मैंने खुद ही इसको फ्रेम किया था, तो इधर उधर से अगर कर करा के जो भी है, आज तो आधे वाक्य अगर इधर उधर भी हो जाता, क्योंकि आपने स्वयं लिखा था तो इसलिए चल जी जाता। जी जी जी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बातचीत हुई। अब पता नहीं आप संतुष्ट है या नहीं है, नहीं नहीं, लेकिन मैं तो बहुत संतुष्ट हूं, बल्कि मुझे लग रहा था बातें करता जाऊं। मुझे आपकी और हमारे श्रोताओं से क्षमा मांगूंगा अगर कहीं कुछ गलती हो गई हो, या उनके उत्तर मैं पूरी तरह से नहीं दे पाया हूं। लेकिन फिर कभी अगर मुलाकात होगी तो जरूर मैं बातचीत करने के लिए हमेशा उत्सुक रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जो मित्र हमारे साथ जुड़ गए उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन मेरे लिए इसलिए बहुत बड़ी बात है कि आपने इतना अपने व्यस्त समय में से आपने ये समय आज घंटा डेढ़ घंटा निकाला, और आप मेरे इस मंच पर आ गए। बहुत सारे मित्र हमारे प्रतीक्षा कर रहे थे कि राजीव जी जी। वर्मा जी को आज हम सुनेंगे। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ईश्वर ने चाहा फिर मुलाकात होगी, फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। नमस्कार कर रहा हूँ जरूर। सर। नमस्कार। नमस्कार। शुभ रात्रि। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, क्या क्या याद करूं, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित थे भोपाल से फिल्म जगत के प्रसिद्ध अभिनेता और रंगकर्मी श्री राजीव वर्मा। अब इसी के साथ मुझे उपेंद्र नाथ रैना को आज का कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।